नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर। मैं अपने रिसर्च से संबंधित आपके महत्वपूर्ण 2 उपन्यासों पे आपके महत्वपूर्ण कथन या आपके वक्तव्य जानना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नीरजा माधव मैम से। जी मैम, बताइए। आप बोलिए, आप बोलेंगे आ जाए, हो जाएगा मैम। देखो, सबसे पहला उपन्यास यमदीप, उस जी पर हम बात करें। जी यमदीप थर्ड जेंडर पर केंद्रित पहला उपन्यास भी है, ऐसा लोग साहित्य समाज और ये समाज मानता है, क्योंकि 2002 में वो प्रकाशित हुआ। उसके पहले तक थर्ड जेंडर की जो स्थिति थी वो जी ठीक नहीं थी हमारे समाज में। 2000 में प्रकाशित हुआ उपन्यास। उससे पहले हम इन लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इनकी बस्तियों में जा जाके। कई बार बड़े कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा कि ये अपने घरों में करीब नहीं आने देते हैं किसी को, अपने मतलब सामान्य लोगों को, सामान्य जिसको हम कहते हैं तथाकथित सभ्य समाज, उस सभ्य समाज को ये थर्ड जेंडर के लोग अपनी बस्तियों में या अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं, और ना ही अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी। तो एक कठिनाई ये बहुत बड़ी थी। लेकिन उस समय मैं चूँकि आकाशवाणी में थी, तो आकाशवाणी का एक बैनर मेरे पास था। बहाने से मैं उन लोगों के बस्तियों में गई कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। रिकॉर्डिंग के नाम पर भी उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं तुम हमें फंसा दोगी। जी। मतलब इतने इनोसेंट होते हैं ये लोग कि इनको लगा कि हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तो इनको कहीं फंसा देंगे। तो हमने कहा नहीं फंसाएंगे नहीं। तो बोले नहीं बेटी, तुम अपना माइक बंद करो तो बात करेंगे। जी। तो हमने कहा जब बेटी आप कह रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मेरे प्रति भाव बेटी वाला है। तो फिर एक बेटी अपनी माँ को क्यों फंसाएगी। तो भावुक हो गई थी। जो उन लोगों के गुरु होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं, बिना गुरु के परमिशन के वो कुछ अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो इसलिए ढूंढते ढूंढते मुझे उनके गुरु के घर जाना पड़ा, जो 80 पर रहते हैं, यहाँ बनारस में। जी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारी बातें इनके कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चली। जी कि कैसे अपने परिवारों से भाग कर बच्चे आते हैं इन लोगों के पास। ये लोग उनको चाहे, वो बच्चे चाहे तो वही नाम रहने दें। जी। वो बच्चे अगर नहीं चाहते हैं कि हम अपना नाम बदल दें, कोई ना पहचानने पाए कि हम ये प्रोफेशन अपना चुके हैं, जी। तो अपना नाम बदल भी लेते हैं। कभी कभी धर्म भी बदल लेते हैं। जी। जैसे जो हमारा उपन्यास है यमदीप, उसमें नंद रानी लड़की जाती है, लड़की रहती पहले अपने माँ बाप के घर। जी। बाद में उसमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं थर्ड जेंडर के, जी। वो 13-14 साल के बाद ही आमतौर पर पता चलते हैं। जी। 13-14 वर्ष तक तो माता पिता को भी नहीं पता चलता है, जब तक कि बाह्य जो उनका आर्गन है वो न डिस्टर्ब दिखाई दे। जी। तो एक इंटरनल होता है और एक आउटर आर्गन होते हैं। तो वो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी बच्चों में इंटरनल आर्गन जो होता है, जैसे बाहर से देखने पे लगेगा लड़का है, इंटरसेक्स जिसे बोलते हैं क्या, अंदरूनी? नहीं, वो दूसरी चीज़ हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जी। आप मतलब बाहर से मान लीजिए मेल आर्गन है, ओके। और भीतर से उनके यूट्रस है। ओके। ठीक है जी। उनके भीतर डेवलपमेंट होने लग रहा है लड़कियों वाला हार्मोन 14 साल के बाद, और उसी के साथ साथ उनके अंदर वो मेल वाला भी हार्मोन डेवलप होगा। मैम फीमेल तो नहीं कहे जाएंगे ये? नहीं शी, हाँ शी मेल कह सकते हो। ओके। SHE ना। जी। हाँ, तो शी मेल कहा जा सकता है। उधर मेल उधर शी। तो दोनों के लक्षण कई बार प्रकट होते हैं इनके भीतर। तो उस पर एक मेरी नई किताब भी दूसरी आई, किन्नर नहीं हिजड़ा समुदाय। क्योंकि हमारे बहुत सारे लेखकों ने बाद में मेरे उपन्यास के आने के बहुत बाद, 10-12 वर्षों बाद, जिन लोगों ने लिखा, तो नएपन की तलाश में वो लोग उनकी बस्तियों में और रिसर्च वगैरह तो कुछ किया नहीं। देखो सच्चाई यही है, सुनी सुनाई मेरे उपन्यासों को पढ़कर कहानियाँ लोगों ने गढ़ी कि ऐसी भी कहानियाँ हो सकती हैं थर्ड जेंडर पर। इसलिए उनको मेरे उपन्यास के अलावा उन्होंने बस्तियों में जाकर, उनके नज़दीक जाकर क्या नया ढूंढा ये कुछ नहीं पता चला। लेकिन उन्होंने एक शब्द दिया, किन्नर। बड़े बड़े लेखकों ने किन्नर शब्द दिया। किन्नर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विरोध किया कि हम लोग, हाँ, किन्नौर के लोगों ने कि हम लोग देव योनि की
लोग हैं, हम लोग की एक समृद्ध संस्कृति है, हमारा नाम थर्ड जेंडर के लिए क्यों यूज किया जा रहा है? सही बात। किन्नर, हम लोगों ने कविता भी पढ़ी है, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, तो ये थर्ड जेंडर के लिए तो लिखा नहीं था जी। ऐसे ही किन्नर देश में अगर लिखा उन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने जी। तो स्पष्ट सी बात है कि थर्ड जेंडर के बारे में वो नहीं लिख रहे थे, यात्रा वृत्तांत था। तो ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने वो पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में मैंने इनके बायोलॉजिकल जो चेंजेज होते हैं, डॉक्टरों से बात करके, इंटरव्यू करके मैंने उसको भी रखा कि लोगों को पता चले कि ये कैसे दो तरह के हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। जी जी। एक स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स, एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं उन लोगों को, थर्ड जेंडर को। ओके, हर्माफ्रोडाइट थर्ड जेंडर। हाँ, थर्ड जेंडर। थोड़ा और क्लियर कर देंगे मैम? तो यही है जो स्यूडो और ट्रू। हाँ। तो जो जैसे होता है कि ट्रू वाले में होते हैं कि वो जो स्पष्ट है कि उनका आर्गन डिस्टर्ब है, बाहर से भी वो पता चल रहे हैं, लेकिन जो स्यूडो होते हैं उनका नहीं पता चलता, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। दो तरह के हो गए ना थर्ड जेंडर। लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जैसे जब वो पुस्तक तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जी कि दो तरह के थर्ड जेंडर के लोग होते हैं। ओके। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी को आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कर दिया। ठीक है, ये तो वो लिंग परिवर्तन कैसे होता है? कई बार होता है कि सर्जरी से उसकी इच्छा के अनुरूप डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वो जो चाह रहा है, जो लिंग चाह रहा है वो उसका बन जाए। जैसे मान लीजिए भीतर से उसका मन लड़की वाला है, ओके, भीतर से उसके यूट्रस है, बाहर से उसके आर्गन अस्पष्ट है, गड़बड़ है, मेल है, ठीक है। तो उसको वो सर्जरी से अगर ठीक करने लायक है तो डॉक्टर सर्जरी से उसको फीमेल बना सकते हैं। ओके, मेल ऑर्गन्स हटा देंगे, फीमेल बना देंगे। तो ये मतलब जो छिपा हुआ है स्यूडो, ओके, समझ गया। मन से लड़की है लेकिन अंग बाहर पुरुष वाला दिख रहा है। पुरुष वाला है, भीतर भी उनके हार्मोन जो है वो लड़की वाला स्राव हो रहा है। ओके, है ना? जी। क्योंकि 14-15 वर्षों में लड़के और लड़कियों में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जो कहते हैं हम लोग। जी। तो जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसकी वजह से देखोगे लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कियों की चाल में थोड़ी एक लचक होती है। चाय तुम्हारी ठंडी हो रही है, ओके पियो, हम तो बोलते रहेंगे ऐसे। जी मैम, आप बोलिए। और लड़कों में आवाज़ फट जाती है, भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो जो इन लोगों में होता है कभी कभी मिक्स हो जाता है, जैसे दाढ़ी वगैरह भी आ गई, ब्रेस्ट भी डेवलप कर गया और लड़कियों जैसी चाल भी हो गई, आवाज़ भी फट गई। यानी लड़के और लड़की दोनों के गुण हैं। ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, मन इनका मैम। लेकिन स्यूडो वाले जो हैं कभी कभी उनका सर्जरी वगैरह से, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ट्रू वाले, इनका शरीर में जैसे बाहर लड़कियों जैसा आप बोल रहे हैं उभार नहीं, लड़कियों का भी आएगा, लड़कों का भी ट्रेट आएगा। दाढ़ी मूछ भी हो जाएगी। देखो थर्ड जेंडर कभी कभी देखते हो ना, क्लीन शेप करके, वो बड़ी बड़ी बिंदी, लाउड मेकअप करके और वो फीमेल कपड़े वगैरह पहन के, आवाज़ उनकी मोटी मोटी रहेगी। जी जी जी, है ना? ये सब रहता है उनके साथ। तो ये रीज़न था मेरे इस उपन्यास को लिखने का कि मेरे मन में आया कि इनके खाने पीने और जिस परिवार से निकल के आते हैं एक्चुअली क्या इनकी इमोशनल स्थिति होती है, अपने उस माँ बाप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के इतने अभावों में जीना, कैसे ये जीते होंगे। कोई सरकार इनके लिए व्यवस्था नहीं कर रही है, ये कहीं पढ़ने नहीं जाते, ये कभी इनका आप लोग डेथ बॉडी नहीं देखेंगे कि कैसे फ्यूनरल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानोगे। आप किसी थाने में चले जाइए, अभी फिलहाल की बात मैं नहीं कर रही, जिस समय मैं इन लोगों के ऊपर रिसर्च करी थी, मैंने 5-6 वर्षों तक लगातार इन लोगों के ऊपर रिसर्च किया, इन लोगों की बस्तियों में जा के, फिर थाने में हमने पता करवाया चारों इन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं क्या, तो नहीं था। तो हमें लगा कि एक कम्युनिटी ऐसी जो अभिशप्त है, जिसको कि हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं सुरक्षा, जैसे मध्यकाल में और प्राचीन काल में देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में या महलों में ये लोग रहते थे, तो इनकी ड्यूटी लगती थी, इनके खान पान की व्यवस्था होती थी बाकायदा। तो इस तरह से क्या हम इस आधुनिक युग में इनके लिए नहीं कर सकते? तो वो सारे डिमांड हमने अपने उस नॉवेल के माध्यम से इनके पूरे मर्मांतक जीवन को, परिवार से दूर होने पर
कितना इनका हृदय विदीर्ण होता है, किस तरह से छटपटाते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते जी। तो ये सारी चीज़ें उसमें यमदीप में हैं। तुम यमदीप को पढ़ोगे तो इनके पूरे संसार को जान लोगे। अब रही बात इनके लैंग्वेज की जी। ये लोग अपना एक कोड लैंग्वेज डेवलप करते हैं। कुछ हमारे परवर्ती लेखकों ने ये गलती की जी। मेरे उपन्यासों से जो इनके सांकेतिक शब्द थे उसको उन लोगों ने ले लिया। ठीक है, अपने यहाँ मान लीजिए कोई अहमदाबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, उन लोगों ने ले लिया कुछ शब्द जैसे गिरिया है, टिप्पा है, चिक्की है, ये सब उन लोगों के अपने कोड वर्ड हैं। गिरिया यानी जो केप्ट रखे जाते हैं लोग आजीविका के, उन लोगों ने ले लिया। तो इनका कोई व्याकरण शास्त्र तो है नहीं, लिंग्विस्टिक्स के ज्ञाता तो है नहीं कि इनकी भाषा यहाँ जो बोली जा रही है वही साउथ में, वही अहमदाबाद में, वही दिल्ली में बोली जाएगी। ये अपने लोकल कम्युनिटी में जो कोड लैंग्वेज अपना डेवलप कर रही है उसी से काम चलाता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के जो हैं उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, कर्नाटक वाले की जाएगी, क्योंकि वो कोड लैंग्वेज अपना कोड वर्ड अपना तय कर रहे हैं ताकि मेरा ग्राहक जानने न पाए कि हम कितना, जैसे बड़मा बोलेंगे वो तो बड़मा बोलेंगे तो इसका मतलब 100 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट कुछ ऐसे है। 100 रुपये का, हाँ 100 रुपये का नोट। तो अब बड़मा है तो ये बड़मा जरूरी नहीं कि दिल्ली में भी बड़मा ही सब कहें, हो सकता है कुछ और नाम रख दो उसका। अब अगर कोई लेखक बड़मा यूज कर रहा है अपने में दूसरी जगह का तो इट मीन्स कि वो पढ़ाई नहीं किया, इन बस्तियों में जाके इन लोगों का अध्ययन उसने नहीं किया। आप ही का सब बारोड कहीं से हमारा ही हो चाहे कहीं का हो, बारोड उसने ले लिया क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी इस कम्युनिटी की। तो इसलिए इससे सावधान। तुम्हारी चाय रुको दूसरी बनवा दे रहे तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए गिलास में बना देते हैं। जी मैम। एक्चुअली क्या है कि जब ये जाते हैं जी तो कभी अपना धर्म बदल लेंगे, नाम बदल लेंगे, कभी नहीं भी बदलेंगे जी। हिंदू से मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान से हिंदू हो जाएंगे कभी नाम बदल के जी। और कभी नहीं बदलेंगे, जो नाम है जी, उसी जी। को थोड़ा हेर फेर करके अपनी पहचान छिपाने के लिए ये सब करते हैं जी। उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने अपना एक पूरा देश भर के जो थर्ड जेंडर के लोग हैं इन लोगों ने अपनी एक देवी बना रखी है। वो देवी कॉमन है, बेसरा माता। ओके। बेसरा माता के बारे में इन लोगों की मान्यता ये है कि बेसरा माता की सवारी मुर्गे पर है, जैसे हम लोग की दुर्गा माता शेर पर है, वैसे इनकी बेसरा माता जो है वो मुर्गे की सवारी करती हैं। अहमदाबाद में उनका मंदिर है। इन लोगों का वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है वहाँ पर अहमदाबाद में, और उसी बेसरा माता को ये लोग मानते हैं ऑल ओवर इंडिया में जी। अब बाद के लोगों ने तमाम तरह के बाइफर्केशन और बहुत सारा डिवीजन किया, वो अपने ढंग से किए होंगे। ये इतने प्लान्ड वे में जीवन जीने वाले लोग तो हैं नहीं जी। कोई 15 वर्ष में भाग के इनके पास आ रहा है कम्युनिटी में, कोई किसी में, तो इतनी यूनिटी इतना वो भी नहीं हो सकता है कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। अभी मोबाइल का ज़माना आया है, इसके पहले आपके संपर्क के इतने साधन भी नहीं थे। आप स्वयं नहीं जानते थे कि कहाँ रहते हैं जी। आपके घरों में जब नाचने गाने के लिए आते थे तब आप इनको देखते थे जी। इसके बाद वो कहाँ चले गए आप कभी खोज खबर नहीं लेते थे। ऐसे में आप क्या सोच सकते हैं कि क्या ये पॉलिटिकली या सोशली या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि वो बहुत सारा अपना संगठन बनाएंगे, तमाम तरह के कार्य करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। अपने छोटे से कमरे में तो करेंगे नहीं, जब भी कभी कुछ करेंगे तो कहीं बड़ा स्पेस लेंगे, और जब स्पेस में आएंगे, खुले में आएंगे, तो पूरी दुनिया जानेगी, पूरा समाज जानेगा कि ये कर रहे हैं कुछ जी। इसलिए आपने अगर आज तक जब नहीं जाना, इट मीन्स कि ये हिडन लोग, छिपे लोग हैं, समाज से अपना मुंह चुरा के रहने वाले लोग थे। तो ये इतना तो स्पष्ट है कि उनका इतना वो नहीं है कि हाँ वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों। अदरवाइज हम लोग अभी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें दिया है सारा रिजर्वेशन, उसके पहले तक हमने इलेक्शन का जब पता किया था तो स्त्री या पुरुष 2 कॉलम होता था, उसमें इनका कॉलम नहीं होता था जी। फिर उसके बाद मैं ये नहीं कह रही कि मेरा उपन्यास आने के बाद ये सारा हुआ, लेकिन संयोग कह सकते हो कि उपन्यास आने के बाद हुआ।
और तमाम आरक्षण जुलूस और प्रदर्शन के बाद मिलते हैं। इन लोगों को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा था कोई जुलूस इन लोगों ने निकाला था? नहीं निकाला था। यानी एक चाहे तो साहित्य की विजय इसको कह लो मोहन, इसने डिस्कोर्स तैयार किया इस उपन्यास में। हाँ, इसने एक जमीन तैयार की उन लोगों के लिए कि उन्हें ये अधिकार चाहिए। जब उपन्यास पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी जी। और कंपैरेटिव होने के लिए आप उसके बाद के सारे उपन्यासों को भी पढ़ जाना। हाँ मैम, मैं एक सवाल था कि जैसे कैटेगराइजेशन की जो बात कर रहा हूँ, आपका क्या मानना है कि नीलिमा, हंसा, मनसा, बुचरा जैसा कोई कैटेगराइजेशन है कि ये फेक डिस्ट्रीब्यूशन है? फेक जैसा हमको लगता है। क्योंकि अब चाहे जितनी बातें लोग कर लें, क्योंकि अब वो लाइमलाइट में आने लगे हैं जी। थर्ड जेंडर के लोग प्रिंसिपल हो रहे हैं, जज हो रहे हैं, नेता हो रहे हैं, अब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जी। ठीक है, आप सोशल मीडिया पर भी वो आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है इन लोगों को देख के कि एक मेरा छोटा सा काम जो आज फ्लॉरिश हो रहा है, मतलब लोग अपने उसके अधिकारों के लिए सजग हो गए। तो एक साहित्यकार का उद्देश्य क्या होता है? यही तो होता है, मेन स्ट्रीम में लाना। मेन स्ट्रीम में ला दिया, अब मेन स्ट्रीम में आ गए, वो अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे, तमाम काम करेंगे, तमाम हम लोगों की तरह से आचरण करेंगे। एक उनके अंदर बस केवल संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, तो बाकी तो सारा कुछ है उनके अंदर। वो तो अधिकार नहीं दिया गया ना मैम कि आप बच्चों को गोद ले लें। नहीं, क्यों नहीं देंगे? अगर वो लेना चाहेंगे तो लेकिन अभी दिया नहीं गया है। वही अभी वो नहीं दिया गया है, इसलिए कि लोगों को लगता है कि अभी इनको कैसे कोई अपना मतलब अनाथ आश्रम से बच्चा इनको कैसे दे दिया जाए। क्योंकि सही बोल रहे हैं, उनके सामने उन लोगों के बारे में एक जो मिथक या एक र्यूमर भी तो उड़ाया गया कि ये ज़बरदस्ती ऑपरेशन करके और बना देते हैं हिजड़े। ठीक है, इस विषय पर भी हमने उन लोगों के अंदाज गुरु से, जो गुरु जी थे उन लोगों के, जो पूरी कम्युनिटी के गुरु माने जाते हैं, उनसे हमने बात किया कि ऐसा कहा जाता है कि आप लोग हिजड़ा बना भी देते हैं अच्छे खासे लोगों को, ये सच है? तो बहुत दुखी होके वो बोले थे, मतलब अब बोले थे, बोली थी, जो भी कहो जी कि बिटिया देखो हमारी ये कोठरी एकदम गंदी सी सीलन भरी कच्ची कोठरी, मेरी बिटिया देखो ये कोठरी, इस कोठरी में हम कौन सा ऑपरेशन थिएटर खोले बैठे हैं और किसको बुला के हम यहाँ पर ऑपरेशन कर देंगे। एक छोटा सा फोड़िया का ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो तमाम सुई लगाता है, दवा देता है। हम यहाँ दवा कोई दे देंगे और मर गया तो क्या होगा? तो ये तो हम लोगों को और बदनाम किया जा रहा है। हम तो खुद ही अभिशप्त हैं और हम लोगों को और बदनाम कर रहा है जो तुम्हारा सभ्य समाज है बेटी जी, तुम्हारा सभ्य समाज है बेटी जी। तो ये एक तरह से आईना था सभ्य समाज के लिए। ऐसा नहीं करते, ऐसा कौन सा ग्लैमर है हम लोग के जीवन में कि कोई बनना चाहेगा जी? सही बात। थर्ड जेंडर कोई क्यों बनना चाहेगा? क्यों ऑपरेशन करके किसी का बनाएंगे या ऐसे पकड़ के ले जाएंगे बनाने? इवन वो जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को नाचने गाने जाते हैं और देखते हैं भी कि वो बच्चा है थर्ड जेंडर का, तो भी नहीं ले जाते। वो बोल रहे थे कि हम लोग को मालूम है कि उसके माँ बाप नहीं देंगे, हम अगर मांगेंगे छोटे बच्चे को तो, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसको आना ही है हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि उसका परिवार उसका साथ नहीं दे रहा। तो वहाँ पर वो जो अंदाज गुरु कह रहे थे कि उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा, उस बात को पकड़ो। सच्चाई यही है कि परिवार साथ नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे थर्ड जेंडर के लोग मिले हमसे जो अच्छे अच्छे परिवारों के थे। एक मेजर की लड़की थी, उसके भाई बहन की शादी नहीं हो रही थी उसके कारण, इसलिए वो भाग के आ गई यहाँ इस कम्युनिटी में। हाँ, ऐसे होता है हम लोगों के उसमें जीवन में। तो अब ऐसे में हम अब बाद में भले हम लोग तमाम तरह के डिस्कोर्स करें, ये हुआ, ऐसा हुआ, इनको कैटेगरी ये है, उनकी कैटेगरी ये है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर उस उपन्यास को लिखा और बाद में फिर लगा कि इसका जब नाट्य मंचन करने के लिए कामायनी संस्था ने कहा हमसे, तो हमें लगा कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक जागरूकता ले आना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों नाटकों का मंचन कामायनी संस्था द्वारा किया गया? कामायनी संस्था द्वारा किया गया जी, यहाँ बनारस की एक संस्था है जी। अच्छा मैम, ये बताइए, ये LGBTQ
क्यों से क्या मतलब है यहाँ पे? अब ये नया इन लोगों ने अपना टर्मोलॉजी दे दिया है, जबकि उसमें हम LGBT किसी को नहीं शामिल करते हैं। ये थर्ड जेंडर के साथ फिर से अन्याय करता है, फिर से अन्याय है, एक दूसरे तरह का अन्याय थर्ड जेंडर के साथ। अभी तो परिवार और समाज कर रहा था जी, अब इसमें ये जो LGBT वगैरह सब घुसा दिया है, ले और लेस्बियन और गे और ट्रांस, इन सब को घुसा के जो मेन प्रॉब्लम है, जिनको की प्रकृति ने बनाया है, उनकी प्रॉब्लम से हम सबको दूर हटा रहे हैं। ये मानसिक विकृति है जी, लेस्बियन होना, होमो होना, गे होना, मतलब इस तरह के लोगों का, या बाइपोलर होना, जो कुछ भी है उसके डेप्थ में हम नहीं गए हैं क्योंकि उस पर अध्ययन मेरा नहीं है, अध्ययन करने का मेरा विषय भी नहीं है। मैं उसे घृणा की दृष्टि से देखती हूँ। जब समलैंगिक विवाह की बात चली तो मुझे सबसे ज़्यादा घृणा हुई कि हमारा समाज किधर जा रहा है। जी जी, मुझे नहीं पसंद ये सब। ये एक मानसिक विकृति है। हम मानसिक विकृति को क्यों बढ़ावा दें? हम सामान्य जीवन क्यों नहीं जीना चाहते? कुछ अतिरेक, कुछ नएपन के चाहत में, या कुछ हमारे भीतर की विकृति साइकोलॉजिकल, यही 3 कारण है ना। या तो हम अलग दिखना चाह रहे हैं, या तो हमारे अंदर कोई इसी चीज़ का बहुत अतिरेक है जी, या हम विकृत मानसिकता के हैं। तो हमारी अगर मानसिकता विकृत है तो उसका इलाज होना चाहिए, इलाज होने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका जल्दी नहीं ठीक होता, जो थर्ड जेंडर की प्रॉब्लम है। थर्ड जेंडर की प्रॉब्लम को हमने उठाया, उसके साथ पता चल रहा है कि अब LGBTQ सब उसी में जुड़ता चला जाएगा। ना मुझे क्यू के बारे में कोई अध्ययन है, ना मेरा लेस्बियन के बारे में है, ना मेरा होमो के बारे में है, ना गे के बारे में कुछ। बस मैं शुद्ध रूप से थर्ड जेंडर को जानती हूँ, जो एक अभिशप्त कैटेगरी है मनुष्य की। मैम, तो यमदीप पे और कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब आपने बता दिया जितना आप चाहते थे कि अभी बहुत कुछ है। देखो, तुम्हारा विषय तो नाट्य मंचन है। जी जी जी, नाट्य मंचन के उद्देश्य क्या थे, क्या था? तो ये तो एक मात्र उद्देश्य ही था, सामाजिक जागरूकता। जी, समाज इनके प्रति जागरूक हो, समाज इनके प्रति संवेदनशील हो, जी, और इनके जो राइट्स हैं वो मिले इनको, पारिवारिक स्वीकार्यता मिले। और एक जो दूरी बनी है हमारे यहाँ, इसलिए भी दूरी बनी, बच्चे डरते हैं इनके नाम से, क्योंकि हम लोग बच्चों को बता ही नहीं पाए कि ये बच्चे हमारे घरों के बच्चों की तरह हैं। और ये काम पाठ्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। पाठ्यक्रमों में कभी नहीं शामिल किया गया कि थर्ड जेंडर वाले उपन्यास को जरा पढ़ाया जाए, भाई बच्चे जाने कि हाँ ये इनके साथ होता है। शायद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बात की गई है, तो हो सकता है अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस पे ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है। हाँ, मतलब उसमें लिखा था, मैं ड्राफ्ट पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट विल गिव एम्फेसिस ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो अब जो मेन जो वो पोथी आई होगी उसकी, अब उसमें ज़्यादा विस्तार से लिखा होगा। मैंने ड्राफ्ट पढ़ा था। देखो, भगवान करें कि लोगों के दिमाग में ये बात आए, और ये थर्ड जेंडर के बारे में बच्चों को जब हम जानकारी देंगे तो उनका एक जो भय है वो खत्म होगा और पास आएंगे। मेरे ख्याल में इसको टीचर एजुकेशन में लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो टीचर को जेंडर सेंसिटाइज, टीचर को खुद ही फोबिया है इन लोगों से, तो जी मैम, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो सही बात है। तो एक मिनट रुक जाइए जी मैम। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड किस लिए मिला था? हाँ, अमित ना, अजीत जी, अजीत, ये बड़ा एक रोचक प्रश्न है तुम्हारा। सही बात है कि थर्ड जेंडर पर पहला लेखन करने के लिए और तिब्बती शरणार्थियों पर भी लेखन करने के लिए, इन दोनों को केंद्र में रखकर मुझे राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 मिला पिछले वर्ष। और मुझे नहीं पता था, 2 दिन पहले पता चला कि मुझे जाना है दिल्ली, और बुलाया गया, सब हुआ वहाँ पर, कल सिलेक्ट किया गया। लेकिन मेरे इन 2 उपन्यासों के कारण, मेरे इन 2 विषयों के कारण मुझे चुना गया नारी शक्ति पुरस्कार के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब कहेंगे ना कि एक रोमांचकारी अनुभव था। जी। और ये पता कैसे चला, जो गूगल पर सर्च किया तो उसमें तो आया ही कि इसके कारण दिया जा रहा है। जी। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो ट्वीट है, जी,
उस पर ट्वीट किया राष्ट्रपति की ओर से जी कि वो देख रहे होगे, उसको तुम फोटो ले सकते हो। जी मैम, जी हाँ। मैम, जी मैम। तब मुझे पता चला कि शी हैज़ प्रमोटेड वर्ल्ड पीस, मेरे लिए लिखा गया था उस ट्वीट में, शी हैज़ प्रमोटेड वर्ल्ड पीस एंड फॉर राइट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ यूनिट्स एंड टिबेटन रिफ्यूजीज। जी जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मैंने सोचा भी नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा मेरे इस दोनों लेखक को। जी। मिला तो बहुत अच्छा लगा। सही बात है, कभी कभी आदमी इतना अच्छा काम कर लेता है, फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो अपना वर्क जो है मैम, जैसे कि न्याय फिलॉसफी बोलती है भारतीय दर्शन में कि कर्म अपना फल देते हैं। हाँ। ईश्वर नहीं, कर्म आपके फल देते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात तुमको एक व्यक्तिगत बता रहे हैं जी अभी कि जैसे थर्ड जेंडर पर उपन्यास मेरा 2002 में आ गया था। जी 2018 या 19 में दिया गया थर्ड जेंडर वाले उपन्यास को साहित्य अकादमी। जी 20 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले मेरा उपन्यास आ चुका था। क्या कारण है कि अकादमियाँ या अकादमी के तथाकथित विद्वान पढ़ते नहीं हैं? जिसे देना होता है उसे ही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दो बार मेरे दोनों उपन्यास, गेशे जंपा जो तिब्बती शरणार्थियों पर है और देनपा तिब्बत की डायरी, जी ये दोनों उपन्यास भी फाइनल लिस्ट तक साहित्य अकादमी के अवार्ड के लिए गए और वहाँ से सेट असाइड कर दिए गए, किनारे कर दिए गए निकाल के। और ये किसी पत्रकार ने ही डिस्क्लोज किया। हमें क्या पता कि हमारा उपन्यास वहाँ फाइनल लिस्ट में है जी। लेकिन कुछ एक पत्रकार जिनकी खोजी निगाह रहती है, उन लोगों ने देखा और उसको पूरा पेपर में उजागर कर दिया। गूगल पर अभी भी जाओगे तो पड़ा होगा कहीं पर। जी जी जी। कि मतलब गेशे जंपा को 2010 में फाइनल लिस्ट में रखा गया, फिर वहाँ नहीं दिया गया जी। और किसी तीसरे लेखक को जो लिस्ट में ही नहीं थे उनको दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो थोड़ा मन में कहीं न कहीं एक कचोट या कसक तो होती थी कि मैं बनारस में हूँ, कहीं दिल्ली रहती तो शायद मैं भी कोई एक काकस बना पाती। सही बात। आज जो थर्ड जेंडर के लेखन के लिए साहित्य अकादमी दिया गया, तो वो थर्ड जेंडर लेखन तो हम 2002 में कर चुके हैं। और बाय द वे पूरा समाज जानता है कि पहला लेखन वो है। जी। मतलब आज़ादी के बाद, उसके पहले तो बहुत सारा हमारा प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। इन लोगों का अस्तित्व रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही पहली लेखिका हूँ, बहुत सारे पहले लेखक हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से तो इन लोगों के ऊपर नहीं लिखा गया। तो ये जो हमारे समाज का एक काकस है, साहित्य समाज का जी। यह भी कभी कभी बड़ा निगेटिव रोल प्ले करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा दोनों ही लेखन को, मेरे जिन दो लेखन को यहाँ साहित्य अकादमी ने वो किया, इग्नोर किया, उन्हीं दो लेखन को लेकर राष्ट्रपति महोदय ने जब मुझे सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान है ये सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान दिया, तो मेरे मन का जो विषाद था वो भूल गया। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं मिला था, इसलिए कि अनदेखी की जानी थी या अनदेखी की गई थी किसी एक लेखिका के किसी काम की, उसके जगह पे किसी और को प्रोजेक्ट किया गया। तिब्बतियों पर तो चूंकि अभी तक कोई लिखा ही नहीं उपन्यास, जान ही रहे हो, तिब्बतियों का तो एक नाम जान पाना या प्रोनाउंस कर पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो केवल कैरेक्टर्स के अगर नाम ही जुटाने पड़ेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारे आज के लेखकों को मेहनत करने की आदत नहीं है। वो रेडीमेड कोई एक विमर्श पकड़ते हैं और उसी विमर्श पर एक तो कहानी गढ़ने की आदत है, कहानी गढ़ देते हैं। ये बहुत हार्श रियलिटी हम बता रहे हैं। नहीं, सही बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करने के उसमें नहीं होते, इसलिए तिब्बतियों पर अभी तक संभवतः नहीं लिखा गया है उपन्यास और वो सब कविताएँ। तो ये सब रहा। और गेशे जंपा, तुम्हारा गेशे जंपा का नाट्य मंचन की बात हो रही थी। अभी गेशे जंपा के बारे में अभी आपने विशेष मतलब वो तो हमारी व्यक्तिगत बातें आप तुमसे कर रहे थे कि क्या क्या हुआ था। जी। नारी शक्ति पुरस्कार जो पूछा तुमने, तो उससे रिलेटेड तमाम बातें आ गई हैं सामने। जी जी जी। तो मैम गेशे जंपा के बारे में कुछ आप अपने मतलब किस विषय पे कैसे लिखा है, कुछ बताना चाहेंगे? गेशे जंपा भी लिखने के पीछे यहाँ सारनाथ में चूँकि सब तिब्बती शरणार्थी रहते हैं, बौद्ध धर्म में उनकी आस्था है, तो बौद्ध धर्म का ये क्षेत्र है सारनाथ,
और यहाँ पर बहुत सारे तिब्बती रहते हैं, तिब्बती शरणार्थी। एक तिब्बती विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है सारनाथ में जी। और दलाई लामा जी बुद्ध की धरती होने के नाते कई बार यहाँ आते हैं जी। दलाई लामा को तिब्बती लोग अपने भगवान की तरह पूजते हैं। उनके अहिंसक मुक्ति साधना के एक तरह से कहा जाए कि नेतृत्व करता है दलाई लामा। तो इन सब को लेकर मेरे मन में एक भाव एक दिन जागृत हुआ। एक यहाँ का हमारे शहर का एक विद्यालय है, धर्मपाल मॉन्टेसरी स्कूल। धर्मपाल मॉन्टेसरी स्कूल जी। उसमें एक तिब्बती शिक्षिका थी जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी जी। एक बार मुझे वहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया था जी। मैंने देखा कि वो तिब्बती महिला, तिब्बतियों का ड्रेस आप जानते हैं थोड़ा पिकुलियर होता है जी। लेकिन वो तिब्बती महिला रेड बॉर्डर की साड़ी पहन के और हमारा राष्ट्रगान गा रही थी 15 अगस्त पर। ठीक, तो मेरे मन में आया कि इस महिला को क्या फीलिंग इसमें आ रही होगी कि मैं दूसरे की धरती पर अपना परिधान न पहन के उनका परिधान पहनने को अभिशप्त हूँ। अभिशप्त ही कहेंगे इसको, शरणार्थी बन के हमारे देश में शरण ली है तो अभिशप्त हूँ और दूसरे देश का राष्ट्रगान गा रही हूँ। मेरा अपना देश स्वतंत्र होता तो मैं अपने देश का राष्ट्रगान गा रही होती। ये मन में आया, क्या इस कंडीशन में अगर मुझे कहीं रहना हो तो वहीं पर जो पीड़ा हमारे अंदर उठी कि अरे नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, किसी दूसरे देश का राष्ट्रगान खुशी में तो गा सकते हैं साथ में, लेकिन मजबूरी में गाना हो तो शायद अंतरात्मा मेरी कचोट उठेगी। तो उसी समय मेरे मन में आया कि इन तिब्बती शरणार्थियों की जो वेदना है जी। इसको लेकर हम कुछ लिखें। सबसे पहले आकाशवाणी के लिए एक प्रोग्राम बनाया जी। उनकी मुक्ति साधना पर, मुझे आकाश चाहिए। लेकिन उस समय तक कांग्रेस का रजीम था तो मेरे उस प्रोग्राम को एक नेशनल अवार्ड होता था आकाशवाणी का, तो नेशनल कंपटीशन के लिए उसको भेज दिया गया आकाशवाणी वाराणसी से, यहाँ से प्रसारित हो गया। वहाँ पर उसको फर्स्ट अवार्ड मिल भी गया। कोई परिचित थे, उन्होंने मेरे डायरेक्टर को उस समय बताया, मिल भी गया। लेकिन उसके बाद जब फाइनल लिसनिंग होने लगी उस प्रोग्राम की तो लोगों ने कहा कि उस अधिकारी को, मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, उस अधिकारी को मेमो इशू किया जाए कैसे उन्होंने पॉलिसी के खिलाफ जाके तिब्बतियों पर ये प्रोग्राम बनाया और ब्रॉडकास्ट किया। तो फिर किसी और ने कहा कि नहीं, इतना अच्छा प्रोग्राम है, फर्स्ट अवार्ड के लिए सेलेक्ट हो चुका था, अगर आप अवार्ड नहीं दे रहे हैं तो उस अधिकारी को मेमो भी न दें। तो इस तरह से ना मुझे मेमो मिला और ना ही मुझे अवार्ड मिला उस प्रोग्राम के लिए। तब मेरा मन ये दुखी हुआ कि नहीं, मैं इन लोगों की आवाज़ उठाऊंगी अपनी राइटिंग के माध्यम से। मैंने नावल लिखा और सच्चाई ये है कि ये नावल लिखने के बाद मुझे डिपार्टमेंट में बहुत तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ था। हम भारत सरकार के नौकर थे और उसमें सरकार की पॉलिसी थी कि हमको तिब्बत के बारे में नहीं बोलना है, हमें चाइना के खिलाफ नहीं बोलना है। ये तो अब हम लोग थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं ना कि हम तिब्बत का मुद्दा उठा रहे हैं, हम कैलाश मानसरोवर का मुद्दा उठा रहे हैं और हम खुलकर अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से उनकी गलत नीतियों पर हम कुछ बोल पा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, एक सहलाते थे सभी लोग, घाव को नासुर बना रहे थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक केंद्रीय सरकार की नौकरी करने के कारण मुझे परेशान भी किया गया खूब अच्छी तरह से, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं किया गया, लेकिन परेशान किया गया। तो वो गेशे जंपा जो उपन्यास था, इसका नाट्य मंचन का मैनी संस्था ने जब कहा, कुछ एक और लोगों ने यहाँ पर NSD वगैरह के लोग भी हैं, सब लोग आए घर पर, उन लोगों ने कहा कि इसको हम लोग एक इंटरनेशनल इशू है, इसको हम लोग उठाना चाह रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हमने कहा बिल्कुल, हमने लिखा ही इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तिब्बत, उसके पीछे का मेरा मोटो ये है कि चाइना बार बार
कभी लद्दाख में घुसपैठ करता है, कभी डोकलाम में करता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को हमारे कहता है कि साउथ तिब्बत है। ये सब कब हुआ? जब उसने तिब्बत को अपने में मिला लिया, तब तिब्बत के ऊपर उसने बलात् अधिकार कर लिया। तिब्बत पराधीन हो गया, चीन के अधीन। 50 से 55 के बीच हुआ था, 1959 में भाग के सब लोग आए थे, 50 से शुरू हो गया था। कंट्रोल 59 में हो गया था। 59 में तो ये दलाई लामा भाग के हमारे यहाँ आए थे ना भारत, और उसके बाद से तो लगातार हो ही रहा है, और फिर उसने कब्जा कर ही लिया पूरे तिब्बत पर। और तिब्बत के जो नैसर्गिक प्लेसेस थे, स्थल थे, उसको तोड़ तोड़ के सड़कें बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, परमाणु परीक्षण करना, तमाम तरह के उसने डेवलप कर दिए। मतलब उसका रूप ही बदल दिया तिब्बत का। और फिर वो हमारा निकट पड़ोसी बन गया। जब तिब्बत बीच से ख़त्म हुआ तो चीन हमारा निकट पड़ोसी बन गया। और जब निकट पड़ोसी बना तो हमारे देश में भी, चूँकि उसकी विस्तारवादी नीति है, आप जानते होंगे चीन की विस्तारवादी नीति है, वो अपने आप को फैला रहा है पूरे विश्व में, अपने भू क्षेत्र को फैला रहा है। अभी मेरे उपन्यास में है, अभी याद नहीं आ रहा है, पहले उसका भूखंड जो था वो 26 लाख वर्ग भी या कितना था, अभी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि उधर तिब्बत को मिला लिया, उधर और सारे जो देश हैं छोटे छोटे उनको कैप्चर कर रहा है। तो विस्तारवादी नीति के चलते ही वो अरुणाचल पर भी निगाह गड़ाए हुए हैं, लद्दाख पर भी गड़ाए हुए हैं, डोकलाम वगैरह में भी हस्तक्षेप करता है बीच बीच में। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर तिब्बत एक आज़ाद राष्ट्र की तरह से बीच में पहले की तरह बफर स्टेट बन जाता है तो भारत और चीन की जो दुश्मनी है, शत्रुता है, वो ख़त्म हो जाएगी। सही बात। जो टकराहटें हैं वो समाप्त होंगी। हमारे भारत की सेना पर जो अत्यधिक खर्च आ रहा है चीन को रोकने में और बॉर्डर पर सुरक्षा करने में, वो शायद एक मित्र देश तिब्बत जो है कभी भी एक उग्र राष्ट्र नहीं रहा। तिब्बत एक बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला अहिंसक और धार्मिक प्रवृत्ति का देश रहा है, तो वो कभी इतना बड़ा हमारा शत्रु नहीं बन सकता। बफर स्टेट की तरह से छोटा सा देश बीच में अगर रहता है तो दो बड़े महादेश हैं, उनके बीच में टकराहट नहीं होती, ये रोज रोज की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जन धन की हानि नहीं होगी। तो इसलिए मैंने और भी तिब्बत के ऊपर कंसंट्रेट किया, भारत के संदर्भ में तिब्बत कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा मानवाधिकार। तो मैम इस गेशे जंपा नाटक में ऐसा क्या था कि कांग्रेस गवर्नमेंट को, मतलब गेशे जंपा, सीधे सीधे गेशे जंपा जो टाइटल है वो खुद ही नायक का नाम है। अच्छा। गेशे जंपा तिब्बती है वो जी, ठीक है। गेशे जंपा शब्द ही तिब्बती है जी। और तिब्बत का ये जो नायक है ये भारत में शरणार्थी है जी। और ये अपना मूवमेंट चला रहा है भारत से जी। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जापान में या जर्मनी में या रूस में जाके मदद लेते हैं जी। और सेना अपनी संगठित करते हैं, आज़ाद हिंद फौज, और भारत पर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, ब्रिटिश को बाहर करने के लिए आक्रमण करते हैं जी। कहीं न कहीं उसी तरह की कंडीशन की आशंका चाइना को है कि ये जो भारत समेत कई देशों में तिब्बती भाग गए हैं शरणार्थी के रूप में जी। ये कल को एकजुट होकर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर सके जी। मानवाधिकारों के प्रश्न पर पूरा हमारा विश्व समुदाय चुप है। मानवाधिकार भी तो है, अगर हम आज़ाद होना चाह रहे थे 1947 में तो तिब्बत आज क्यों नहीं आज़ाद होना चाहेगा? क्यों नहीं? किसी एक मनुष्य को अपनी धरती पर, अपने देश की धरती पर स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या कारण है? हर देश अगर अपने अपनी धरती पर अपने अपने समूह को लेकर जी रहा है तो तिब्बती क्यों भाग भाग के शरणार्थी बन रहा है? एक मुद्दा मानवाधिकार का। और विश्व की जो चुप्पी है तिब्बत के प्रश्न पर, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है जी। बाजार है, इसलिए पूरे देश चुप है विश्व के कि ये चाइना का आंतरिक मामला है। लेकिन मुझे आप तो सही, लेकिन इंडिया में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी पहले, मुझे लगता है उनको वहाँ पर डर भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय सशक्त जो कहते हैं एक रीढ़ वाला नेता
मुझे नहीं दिखा पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों से तो फिर हमारे मतलब मोदी जी के बाद की स्थिति थी मैम। हाँ। वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं था सेंटर में जो कि पावर में मतलब डिसीजन ले पाए। देखो इसमें ना अंदर बहुत सारी बातें हैं जी। हम कांग्रेस को दोष नहीं देते। जिस समय 1947 से पहले आंदोलन हो रहा था तो एकमात्र कांग्रेस के बैनर पर ही हो रहा था आंदोलन। हाँ। आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब उसके लिए मिशन था, राष्ट्रभक्ति। जी। लेकिन बाद में जब उनके भीतर राजभक्ति थोड़ी सी आने लगी, जी जी, कि मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे अंग्रेजों का कोई पक्ष मिल जाए, जी जी, हम लोगों को बना दें। बहुत सारे हमारे नेता ऐसे थे जिनको बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिकल हैं वो सब जी। और अभी सहयोग से एक नॉवेल मेरा आ रहा है, काशकन कौन सा में? उत्तरगाथा, तो उसमें पूरी ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी आएंगी सामने। जी मैम। अपकमिंग नॉवेल है मैम, कौन सा? ताशकंद उत्तरगाथा। ताशकंद उत्तरगाथा। तो खैर वो एक अलग विषय है। जी जी जी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो धीरे धीरे बदलने लगी आज़ादी के बाद, और एक लंबा समय इन लोगों ने शासन में अपना बिताया। लेकिन कभी भी आप देखिए कि बहुत हार्श रियलिटी है, हम न भाजपाई अपने को समझे और न हम कांग्रेसी समझे। आप एक निष्पक्ष भारतीय जनता के रूप में जरा देखिए कि क्या कारण थे वो कि नट बोल्ट से लेकर गेहूं तक के लिए हम दूसरे का मुंह देख रहे थे। आज वही देश है, उतनी ही ज़मीनें हैं, पॉपुलेशन 4 गुना हो चुका है, फिर भी हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, हम सारा कुछ अपना बना रहे हैं, हम अपना चंद्रयान भेज रहे हैं, हम अपने परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या कारण है? 70 वर्षों तक जिसने शासन किया उसने हमारे देश को पूरे विश्व में एक गरीब, असहाय, लाचार देश के रूप में ही चित्रित किया कि हम कटोरा लेकर हमेशा मांगते रहते हैं सबके सामने, विश्व बैंक से ऋण लेते हैं। आज वही देश है, वही सब कुछ है, वही जनता है, क्यों मोदी के पीछे पागल हो जा रही है? क्यों मोदी के पीछे एक पूरा रेला चल रहा है? ऐसी ही स्थिति आई थी लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने तक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के एक आह्वान पर पूरा देश जो है वो व्रत रखने को तैयार हो गया। एक महीने सोमवार को हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरे के यहाँ से अमेरिका ने धमकी दी थी गेहूँ बंद करने के लिए, हमारे देश के सारे लोगों ने खाना बंद कर दिया एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर। वो 18 महीनों का मात्र कार्यकाल कितना टर्निंग पॉइंट था पूरे देश के लिए और कांग्रेस की नीतियों को समझने के लिए। हम लोग उनको कांग्रेस का जानते हैं, कांग्रेस में उनकी आस्था थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखते हुए भी बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल राष्ट्रभक्त थे। उनके यहाँ राजनीति पारंपरिक रूप से उनको नहीं मिली थी। पिता शिक्षक थे, माँ घरेलू औरत थी, संघर्ष करने वाली महिला थी, 1.5 वर्ष के थे तो पिता मर गए थे। ऐसा बच्चा अगर प्रधानमंत्री बनता है तो जाहिर सी बात है कि कितने ज़मीनी उससे जाता है और कुछ तो ये बहुत सारी बातें वो इसीलिए लोग थोड़ा सा हमारा वो जो लेखन है वो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा आप सवालों के घेरे में सरकार नज़र में आ जाती है, रखे जाते हैं। क्योंकि जब कोई गंभीरता से पढ़ लेगा या गंभीरता से जान लेगा तो वो सवालों का घेरा हट के वो सोचेगा ये सर यही तो सही है। तो ये सब है। तो गेशे जंपा का भी रीजन वही है लिखने का। जी। भारत के संदर्भ में तिब्बत का आज़ाद होना बहुत महत्वपूर्ण है जी। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मतलब इस नाटक को, मतलब इस उपन्यास को लिखने के पीछे आपका जो कोर है कि भारत के संदर्भ में तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में जी आज़ाद होना ज़रूरी है। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग नाट्य मंचन से संबंधित, अच्छा मैम आपके हिसाब से बनारस में
नाटक मंचन की या थिएटर की क्या स्थिति है, अगर आपको कुछ लगे कि इस पे आप देखो, थिएटर की स्थिति कमोवेश हर शहर में एक ही तरह की है। दिल्ली की बात हम छोड़ दें तो दिल्ली NSD है वहाँ पर, और वहाँ पर तमाम बजट है, फंड है जी। लेकिन दूसरे शहरों में इस तरह की सुविधा नहीं है नाट्यकर्मियों को। वो नाटक क्यों करें, प्रश्न सबसे बड़ा है जी। जब नाटक को या नाट्यकर्म को आप आजीविका से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं जी। तो एक नाट्यकर्मी केवल नाट्यकर्मी नहीं है, परिवार भी है उसके पास जी। वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा जी। अब भरण पोषण करने के लिए अगर उसको राशन की दुकान खोलनी पड़े जी, कपड़े की दुकान खोलनी पड़े जी, रिक्शा खींचना पड़े, ऑटो चलाना पड़े, उसकी मानसिकता कलाकार की रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। कला तो एक संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हुआ है ना जी। कला के मन को आपको सुरक्षित करना पड़ेगा, कलाकार के मन को सुरक्षित करना पड़ेगा, कलाकार को ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। हमने देखा तो नहीं लेकिन कहीं सुना कि जहाँ साहित्यकार रहता है विदेश में कोई एक ऐसा कोई देश है जहाँ साहित्यकार रहता है वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जी, कृपया हार्न न बजाएं जी। यहाँ साहित्यकार रहता है, यानी साहित्यकार यानी एक संवेदनशील अपने मन को या जो वैचारिकी को ट्रांसफर करता है अगली पीढ़ियों तक, उसको, उसके मन को, उसके परिवेश को बनाए रखने के लिए सरकारें भी प्रयास करती हैं विदेशों में। हमारे यहाँ क्या है, वो हैंड टू माउथ हो रहा है। कलाकार साहित्यकार बेचारे कभी लोग पीछा छुड़ाते हैं कि अभी लगेंगे 2-4 कविता सुनाने। क्यों? आप एक कविता लिख नहीं सकते और अगले को आप इतना हेय दृष्टि से देख रहे हो कि अरे भाई कवि जी आ रहे हैं, कविता सुनाने लगेंगे जी। आखिर उसके मन को, उसकी संवेदनशीलता को आप कौन सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? तो नाट्यकर्म की स्थिति खराब है जी। नाट्यकर्मियों को रोजगार के साथ जोड़ना होगा, उनके लिए फाइनेंस करना होगा सरकार को कि अगर कोई नाटक करना चाह रहा है तो उसके लिए सरकारी अनुदान उसको मिले जी। तब तो देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मंच नहीं है, अब यहाँ पर जैसे एक नागरी नाटक मंडली है जी। अभी उसका किराया बढ़ के 50,000 हो गया है शायद, मैं नहीं जानती। 35 हो गया शायद। 35 है ना, 35,000। वो तो सिर्फ आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, उसका हाँ। लाइटिंग का 15-20 हज़ार अलग है, वही हम कह रहे हैं 50,000 रुपये। अब एक कलाकार 50,000 रुपये जुटाए मंचन करने के लिए कि ड्रेसेस जुटाए अपने लोगों का, या रिहर्सल अगर 10 दिन भी कर रहा है तो 10 दिन चाय पानी या कोई वेन्यू चाहिए। हाँ, 10 दिन का मतलब चाय पानी का 2,000 के हिसाब से 20,000 तो 20,000 यही हो गया जी। अगर 10 कलाकार 20 कलाकार आ गए उसके तो उसको तो ये वो क्यों करेगा, कैसे करेगा? उसके अंदर का कलाकार तो मर जाएगा पैसे के अभाव में। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष और सुविधाएं नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मंच अगर है भी कहीं पर, रंगमंच है तो उसका कीमत इतना ज़्यादा उन लोगों ने रख दिया है, वो प्राइवेट बॉडी है, सरकार की है नहीं जी। और सरकारी संस्थान भी बहुत सारे बहुत महंगे नहीं हैं, तो सारी सुविधाएं नहीं हैं। लाइट करेगा फिर उसके बाद ऑडियंस के रूप में कौन आ रहा है? टिकट भी नहीं, 50 आदमी आके बैठे, 50 लोगों के लिए उसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, क्यों? तो जैसे इंग्लैंड में हमने सुना है, हम तो इंग्लैंड अभी नहीं गए हैं, बाकी जगहों पे तो भला यात्रा हो भी गई है, लेकिन वहाँ पे हमने सुना है कि एक शेक्सपियरियन थिएटर है शेक्सपियर के नाम पर। वहाँ हर दिन शेक्सपियरियन एरा की तरह से पूरा एकदम साज सज्जा है और हर दिन एक नाटक शेक्सपियर का होगा, और लोग महंगे महंगे टिकट खरीद के आते हैं देखने के लिए। आखिर वहाँ के लिए भी तो ये सारे चैनल्स हैं टीवी के, वहाँ के लिए भी फिल्में हैं, उसके बावजूद नाटक में उन लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, क्यों? यानी कि उसको सरकार से पोषण मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े लेखक हुए हैं, लेकिन उन लेखकों के कृतियों का नाट्य मंचन कौन करे? पैसा ही नहीं है। तो जब नाट्य मंचन नहीं होगा तो बड़े बड़े लेखक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप प्रसाद के नाटक अब नहीं करवा पाएंगे, आप प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों को नहीं कर पाएंगे मंचन, क्योंकि उसके लिए संसाधन चाहिए।
संसाधन हमारी सरकार नहीं दे रही, संसाधन नहीं है। हाँ, संसाधन सरकार को देना पड़ेगा इस कला को जीवित रखने के लिए। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि महिलाओं की रंगमंच में क्या स्थिति, कुछ कैसे देखती हैं महिलाओं के आने का? आ रही महिलाएं आ रही हैं और बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ आ रही हैं जी। अब नाट्यकर्म को हीनता बोध के साथ नहीं देखा जा रहा है जी। नाट्यकर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, कलाकारों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है जी। लेकिन केवल सम्मान उन्हें रोटी नहीं दे सकता। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से वस्तु, कहानी और जो कथा में क्या फ़र्क, उसके टेक्स्ट में कुछ फ़र्क आया है प्रेजेंट, मतलब कहानियों में? पहले तो पुरुषवादी दृष्टिकोण से या कहिए कि उस तरीके से अलग तरीके का टेक्स्ट दिखाया जाता था जो कि पुरुष प्रधान ज़्यादा होता था। अब जाहिर सी बात है कि अगर पुरुष प्रधान पहले होता था और जब स्त्री आएगी तो स्त्री अपने एंगल से, अपने कोण से देखेगी जी उस कहानी को, तो उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेगी जी। जैसे मान लीजिए एमदीप है, एमदीप में जो मानवी का कैरेक्टर है, एक लड़की है मानवी पत्रकार है, उसका जो कैरेक्टर है, तो जब बिना सहाय उसको करेंगी तो मानवी पर उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब एक पुरुष करेगा तो मानवी के साथ जो अत्याचार करने वाला लड़का था उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देगा, हो सकता है वो कर दे उसको। जी जी जी। मतलब चरित्र प्रेजेंटेशन में भी फर्क आया है, हल्का सा फर्क आया है कि मतलब संवेदनशीलता के साथ स्त्री ने स्त्री के समस्या को उठाने की कोशिश की। जी। और शैली की दृष्टि से मैम प्रेजेंटेशन तो जो नाटक का अपना वो है विशेषता, नाटक की विशेषता के साथ ही प्रेजेंटेशन होगा जी। शैली में बहुत अंतर तो नहीं कोई करेगा। हाँ, क्रिएटिविटी में अंतर आती है। किसमें मैम? क्रिएटिविटी जो ओके, हाँ। उसको क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी को रचनात्मकता। रचनात्मकता में एक टेंडरनेस, मुलायमियत। अच्छा। जो रचनात्मकता है उसमें एक मुलायमियत सी आई है, जैसे डायलॉग डिलीवरी में आप देख सकते हैं, आप मेकअप में देख सकते हैं, आप लाइटिंग में देखेंगे, लाइट्स का इफेक्ट जो होता है वो तमाम तरह की भावनाओं को उजागर करता है। अगर एक स्त्री लाइटिंग का डायरेक्शन दे रही है जी, तो उसका डायरेक्शन अलग होगा जी। और एक पुरुष दे रहा होगा तो उसका दूसरा होगा लाइटिंग का डायरेक्शन। जी। मतलब एक पूरा जो वातावरण निर्मित होता है मंच पर, उस निर्मिति में अंतर आता है, वातावरण की निर्मिति। जी। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और अभी हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त श्री डॉक्टर नीरजा माधव मैम से, जो कि इस देश में नाट्य लेखिका के रूप में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं मैम को फिर से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना टाइम दिया और इस रिसर्च के माध्यम से मैम के विचार दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे, हो सकता है आगे गवर्नमेंट तक भी पहुंचे। थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग हो रही थी अभी तक? जी मैम।